तो मिसलेनियस टॉपिक के पार्ट 4 में स्वागत है आपका। इससे पहले इस टॉपिक पे पार्ट 1, 2, 3 किया है, होपफुली आपने देखा होगा उनको। तो ओवरऑल ये लेक्चर 20th है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, फिर एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपने इस पूरे कोर्स को एंजॉय किया होगा। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लो, जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस करो कि अगर आपको कोई दुख दुविधा परेशानी दिक्कत है अपनी प्रिपरेशन में, पर्सनल लाइफ में, चाहते हो कि कोई आपकी काउंसलिंग करे, कोई आपको सुने समझे, इन दैट केस यू कैन connect with us for personal counseling while filling the form given in channel description। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, होपफुली आपको मालूम ही होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर अभी तक आपने बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को नहीं देखा है, नहीं कंप्लीट किया है, तो आप इस चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट खोलो, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जो सब्जेक्ट का करना है आपको एकदम डिटेल में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल एनालिसिस पीवाईक्यू का 1993 से लेकर 2024 तक, वो भी सारे सब्जेक्ट का, वो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम का। इज दैट क्लियर? गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 4 स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, सच दैट आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ग्रास्प कर पाओ और जल्दी कर पाओ। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं। इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट रेसियलिज्म, कहाँ? साउथ अफ्रीका में, दैट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह। बिल्कुल, जो सत्याग्रह गांधी जी का टूल था वो उन्होंने पहले कहाँ पे अप्लाई किया था? साउथ अफ्रीका में। किसके खिलाफ? ऑब्वियस है, रेसियलिज्म के खिलाफ। दूसरा है कि द टू वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ सत्याग्रह होता है ट्रूथ और नॉन वायलेंस। बिल्कुल, सत्य और अहिंसा, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सत्याग्रह के। तीसरा, सत्याग्रही रजिस्ट करता है इविल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ, नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द अपोनेंट। तो बिल्कुल फैक्चुअली ये भी करेक्ट है कि वो भले ही मार खा लेंगे लेकिन किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, एकदम सही है। चौथा, इंडिया में सत्याग्रह वाज फर्स्ट ट्राइड बाय द गांधी जी इन चंपारण। बिल्कुल, एक न्यूमोनिक से आपको होपफुल याद होगा, अभी तक इतना देख चुके हो लेक्चर तो, कि जब गांधी जी इंडिया में आए थे तो वो केक, केक का क्या न्यूमोनिक्स है, फुल फॉर्म क्या है? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, है ना। तो ऐसा याद करने के लिए कि जब गांधी जी इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने केक खाया, मतलब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा किया कब? 1917, 17, 18 में। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब चारों के चारों सही हो गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होपफुली आपको क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या? आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना, नॉर्मल चीज है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चंपारण कब हुआ था? ऑब्वियस है, 1917 में, बता ही दिया मैंने। बोला कि इधर मैच करना है, नहीं मैच करना है क्या? नहीं, नॉट करेक्टली मैच है, ये बताना है। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर एम आर जयकर, ये क्या थे? इसके फाउंडर थे, सही बात है। जमीयतुल उलामा के ये भी थे, मान लो आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क करो। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, आप इतना तो अभी तक आपने सीख लिया होगा, 20th लेक्चर चल रहा है कि सोशलिस्ट एम एन रॉय साहब का इतनी बार नाम आया, और ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जो कि 1925 में बनी थी, उसके फाउंडर थे। तो एम एन रॉय साहब तो क्या है? कम्युनिस्ट है, तो सोशलिस्ट पार्टी तो बना नहीं सकते, इसलिए ये नहीं होगा, गलत हो गया हमारा ऑप्शन डी, और ये हमसे पूछा गया था। तो बात आती है सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, इन सब जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने फाउंड किया था। कब? 1934 में। होपफुली आपको ये सारा कुछ पता है, कई बार देख लिया। देखो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एनजी गोरे, अशोक मेहता, एसएम जोशी, एमएल डांटवाला। कब? 1934 में। क्या करना है? इन सारे नाम को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है, ठीक है क्या? गुड। अब बाकी पेयर सही है, मैंने बता ही दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाई वाज वासुदेव बलवंत फडके साहब, है ना, जाने जाते हैं हिस्ट्री में। तो ही लेड अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857, नहीं 1857 में नहीं, आगे। ही वाज अ क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, एकदम नहीं। ही लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1870s, बिल्कुल ध्यान है, आर्म अपराइजिंग कब? 70s में, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हिस्ट्री इनको जानती है कि इनको वासुदेव बलवंत फडके साहब को। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। ओके, तो देखो, वी फाड़के इज नोन इन हिस्ट्री ऑफ लीडिंग एन आर्मी अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कब? 1870s में। ही वाज अ रिवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर हु ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ रिबेल विद द एम ऑफ ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कहाँ? इंडिया से। फड़केज अपराइजिंग नोन एज द फड़के कॉन्स्पिरेसी या फिर इंडी रिबेलियन ऑफ 1879 इन्वॉल्व अटैक ऑन द ब्रिटिश टारगेट्स an attempt to incite a larger rebellion. However, his efforts were ultimately unsuccessful और फटके was arrested और sentenced to transportation for life. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भगत सिंह के बारे में नॉट ट्रू, कौन सी चीजें ट्रू नहीं है। पहला, भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट आइडिया, बिल्कुल, इसलिए तो उन्होंने HRA बनाई थी, क्या HSRA बनाई थी, तो ही वाज मेंबर ऑफ HSRA, बिल्कुल सही बात है। क्या पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, लेकिन सोशलिस्ट पढ़ने के बाद उन्होंने उस एलिमेंट को ऐड किया और ये बन गया फिर HSRA। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो पहला सही, दूसरा सही। हमसे नॉट ट्रू पूछा था तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? तीसरा। तो आंसर आ गया डी, बिना पढ़े। तीसरा भी देख लेते हैं, पहले की क्यों गलत है। भगत सिंह थ्रू अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929, बिल्कुल सही बात है। विद द ऑब्जेक्टिव टू किल एज, नहीं, किल करने के लिए थोड़ा ना किया था उन्होंने, तो बहरों को जगाने के लिए, है ना, बम फेंका था। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929 में, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया तीसरा। देखो, भगत सिंह और उनके एसोसिएट बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंका कहां? असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, नॉट टू किल एनीवन बट टू मेक अ लाउड नॉइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ टू रिप्रेसिव बिल। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि इट टेक्स अ लाउड वाइट टू मेक द डिफ हियर, है ना, बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। और लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन बिफोर सरेंडरिंग देमसेल्फ टू पुलिस, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया पुलिस को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट, ध्यान से सुनो। विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, नहीं, प्रेसिडेंसी के संस्कृत कॉलेज नहीं, बल्कि संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता से उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। विद्यासागर का मतलब क्या होता है? विद्या के सागर, मतलब ओशियन ऑफ विद्या, मतलब नॉलेज, ठीक है क्या? तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, ही वाज इंथुसियास्टिक अबाउट द स्प्रिट ऑफ द वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, बहुत काम किया था उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर। चौथा, विद्यासागर डिफेंडेड विडो रीमैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चरल सपोर्ट, बिल्कुल गलत। विथ, उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, समझ रहे हो क्या? तो वेद, उपनिषद, इन सब से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि विडो रिमैरिज जो है बिल्कुल सही है, करना चाहिए। तो ये चौथा क्या गलत हो जाएगा? गलत ही हमसे पूछा था, दूसरा चौथा होगा, तो ऑप्शन ए हो गया। बोलो एकदम क्लियर। ये देखो ध्यान से, कौन सा चौथे में हम डाउट था? दूसरा तो मैंने बता ही दिया, सारा कुछ समझा ही दिया। चौथा देखो ध्यान से, उन्होंने डिफेंड किया विडो रिमैरिज बाय साइटिंग स्क्रिप्चरल एविडेंस फ्रॉम हिंदू टेक्स्ट जैसे कि वेदास, उपनिषद, स्मृति और पुराण। उन्होंने काउंटर किया ऑर्थोडॉक्स अपोजिशन दैट क्लेम विडो रिमैरिज वाज अगेंस्ट हिंदू रिलीजन। ही आल्सो रोट अ बुक कॉल्ड विधाता विहता विश्व प्रबंध, क्या? विधाता विहता विषायक प्रबंध, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, कहीं गलती हो जाए तो माफी। ट्रीटाइज ऑन विडो रिमैरिज, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ कब? 1855 में, वेयर ही प्रेजेंटेड हिज आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स और लॉजिक इन फेवर ऑफ विडो रिमैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंस करेक्ट? करेक्ट बताना है हमें, ठीक है। पहला, द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15 अगस्त 1947 हेराल्डिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल, जो क्या था? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा दंगे फसाद चल रहे थे और महात्मा गांधी कहाँ पे थे? कलकत्ता में थे, दंगे रोकने के लिए। तो दूसरा सही हो गया, पहला भी सही, ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो देखो, पहला सही है कि फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है 15 अगस्त 1947 हेराल्डिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस किसके द्वारा अनाउंस किया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही वाज आल्सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सारी चीजें आपको पता ही है, क्योंकि भाई लास्ट सीरीज चल रहा, मतलब लास्ट के कुछ लेक्चर चल रहे हैं, तो होपफुली ये कितनी बार आ चुका है कि आपके जहन में बैठ गया होगा, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा देखो कि महात्मा गांधी, द लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस, वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली, कब? 15 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता में थे, जहां पे वो ट्राई कर रहे थे प्रिवेंट करना कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम that had erupted after the partition. He spent the day fasting, praying, or meeting with refugees and victims of rights. He was not rejoiced over India's independence as he was deeply saddened by the partition, है ना। पार्टीशन की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दुख था और ब्लड शेड दैट accomplished it, है ना, और खून खराबा जिसकी वजह से हुआ इतना ज्यादा। नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग इन कांग्रेस रिप्रेजेंट किया सोशलिस्ट व्यू को? तो नरेंद्र देव, अभी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी 1934 के, उसके फाउंडिंग मेंबर थे नरेंद्र देव जी। बाकी सब के सब क्या है? सोशलिस्ट व्यू नहीं रखते थे। देखो ध्यान से, नरेंद्र देव एक प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वाज द सोशलिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब? 1916 में, और बिकेम वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 में।
He advocated for democratic socialism, सत्याग्रह and the secularism as the principle of the independent movement and the future of India. वो he was also active कहाँ पे in the peasant movement और served as the president of All India किसान कांग्रेस. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में और इंफॉर्मेशन की 1934 में बनी थी. सोशलिस्ट जैसे कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा उन्होंने रिजेक्ट किया सेक्टेरियन एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द कांग्रेस. और उनका ये मानना था कि मार्क्सिस्ट आइडिया, गांधीयन और लिबरल और सोशल डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस इज देयर गोल, वायलेशन ऑफ कैपिटलिज्म, जमींदारी सिस्टम और प्रिंसलिस्ट. कुछ प्रोमिनेंट लीडर इसके सोशलिस्ट पार्टी के हैं राम मनोहर लोहिया जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी एंड अदर्स. ये नाम को क्या करना है, 2 बार पढ़ना है. कई बार आते हैं, 2 बार पढ़ोगे थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा, एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन वर्क. सादात हसन मंटो साहब ने तो क्या जम के लिखा है, क्या खतरनाक लिखा है. आप अभी कभी इनका पढ़ना. तो जैसे कि ठंडा गोश्त और खोल दो, ये सब के सब इनके शॉर्ट स्टोरी है, क्या खतरनाक है, दिल दहला देने वाली है ना. तो अगर टाइम मिले कभी तो बिल्कुल पढ़ना मंटो साहब को. तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की डेथ हो गई थी 1894 में. तो बताओ, ऑब्वियस ये नहीं लिख सकते पार्टीशन के बारे में, है कि नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बाकी विषम साहिनी और नरेंद्र नाथ मित्रा सभी लोगों ने लिखा जम के किसके बारे में, पार्टीशन के बारे में. एकदम क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. सादात हसन मंटो साहब का देखो, ही वाज ए पाकिस्तानी राइटर ऑफ कश्मीरी ओरिजिन, जिन्होंने लिखा उर्दू में. He is regarded one of the greatest writer of short story in South Asian history. देख रहे हो, साउथ एशियन हिस्ट्री में पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी. He wrote extensively about partition और उसका aftermath, depicting the violence, trauma, displacement और madness that it caused. Some of his famous stories partition पे, जैसे तौबा तेग सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, देख रहे हो, ये सारे के सारे इनके खतरनाक है ना, दिल दहला देने वाले शॉर्ट स्टोरीज है. बाकी विषम साहिनी जी की बात करें तो एक इंडियन राइटर, प्ले राइट और एक्टर थे जिन्होंने लिखा हिंदी में. ही वाज अ विटनेस टू द पार्टीशन एंड इट्स हॉरर. ही रोट सेवरल नॉवेल्स और पार्टीशन एंड इट्स हॉरर. ही रोट सेवरल नॉवेल्स स्टोरीज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ पार्टीशन, जैसे कि तमस, पाली, बसंती, ये सारा कुछ इनके राइटअप्स है. नरेंद्र नाथ मित्र जी की बात करें तो ही वाज एन इंडियन राइटर जिन्होंने लिखा बंगाली में. ही वाज ऑल्सो अ विटनेस टू पार्टीशन और उसका इम्पैक्ट बंगाल में. ही रोट मेनी स्टोरीज ऑफ पार्टीशन, जैसे कि रजनीगंधा, अभिमन्यु एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. तो स्टेटमेंट बताना है क्या है, एबीसीडी याद कीजिए. एबीसीडी आपको पता ही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ. नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइन्ड अ प्रिविलेज पोजीशन. क्या प्रिविलेज पोजीशन, कैसे वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप से वाज डिफरेंट, वो अलग था, लेकिन डेरिवेटिव डिस्कोर्स था फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन नेशनलिज्म एक रिस्पॉन्स था टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, वाज लाइक ऑल सच रिस्पॉन्सेज शेप्ड बाई व्हाट इट वाज रिस्पॉन्डिंग टू. मतलब कि उसी से शेप हुआ था जिसको रिस्पॉन्ड कर रहा था. समझ रहे होगा. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दोनों सही है वैसे, करेक्ट एक्सप्लेन भी करा. अब कैसे कर रहा वो पहले दोनों स्टेटमेंट को जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से दोनों करेक्ट है और क्यों एक्सप्लेन कर रहा. तो देखो पहला स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट बेस्ड है ऑन द आर्गुमेंट ऑफ पार्था चटर्जी, जो कि प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर है. उन्होंने एक क्लेम किया कि नेशनलिज्म जो इंडिया में था एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स था, मतलब फ्रॉम द वेस्ट, की डेरिवेटिव डिस्कोर्स भी था लेकिन डिफरेंट भी था. कैसे? मतलब कि सेम था, उसी चीज से निकला था लेकिन अलग भी था. ऐसा क्यों? क्योंकि he argued that Indian nationalists adopted the political and ideological framework of Western nationalism, लेकिन उन्होंने उसको मॉडिफाई किया अपने कल्चर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को सूट करने के लिए. Indian nationalists drew inspiration from the ancient or medieval history of India as well as from the contemporary movement of nationalism और डेमोक्रेसी, कहाँ जो भी उस समय चल रहा था दुनिया में, यूरोप और अमेरिका में. They also adopted or modified किया these ideas to suit the national context और culture. स्टेटमेंट दूसरा बिल्कुल सही है कि, और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म वाज शेप्ड बाय इट्स रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, जो कि कॉमन फिनोमिना था जब नेशंस रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल प्रेशर. मेनी इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग जैसे गांधी, नेहरू, एजुकेटेड थे कहाँ, वेस्ट से, और एक्सपोज थे वेस्टर्न पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडिया से, जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन. टेकन टुगेदर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन ऑफ पहला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश इथनोग्राफर. इथनोग्राफर मतलब जो एथनिक है ना, कल्चर को पढ़ते हैं किसी सोसाइटी समाज के, उनको इथनोग्राफर बोलते हैं. लॉन्च द सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन 1860, तो उसका नाम था विलियम हंटर, है ना.
इसका पूरा नाम है विलियम विल्सन हंटर, एक ब्रिटिश इथनोग्राफर और एडमिनिस्ट्रेटर है, था और है नहीं था ऑब्वियस, इनिशिएटेड द सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन 1870 एज पर लॉर्ड मायो रिक्वेस्ट। याद कीजिए लॉर्ड मायो अभी हमने कहाँ देखा था, हाँ वेरी गुड, इसके लिए जब सेंसस बन रहा था, है ना, इसी के कहने पे हुआ था। अब बाकी चीजें आपको बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोल रहा वर्ण परिचय, क्या वर्ण परिचय एक मिड 19th सेंचुरी बंगाली टेक्स्ट है, उसके बारे में ये सारी चीजें। इट वाज रिटन बाय राजा राम मोहन राय, नहीं, आईसी विद्यासागर जी ने लिखा था, राजा राम मोहन साहब ने नहीं लिखा था। पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। दूसरा, इट वाज द मोस्ट वाइडली यूज बंगाली प्राइमर ऑफ द टाइम, बिल्कुल सही बात है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। देखो वर्णा परिचय एक हाईली इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक था दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग बेसिक एजुकेशन और लिटरेसी, कहाँ, बंगाली लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। उन्होंने लिखा था, आईसी विद्यासागर जी ने लिखा था, राजा राममोहन राय साहब ने नहीं लिखा था। अब आईसी विद्यासागर जी के बारे में और डिटेल, 1820 से 1891 तक जिंदा थे, वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। ही अर्न द टाइटल विद्यासागर फॉर ही संस्कृत और फिलोसफी मास्टरी, है ना, मतलब वो संस्कृत और फिलोसफर के मास्टर थे, इस वजह से उन्हें विद्यासागर का खिताब मिला। विद्यासागर मतलब ओशियन ऑफ, सही, समुद्र, विद्या के सागर, है ना, जो विद्या के सागर हो वो विद्यासागर। ज्वाइंट फोर्ट विलियम कॉलेज संस्कृत डिपार्टमेंट हेड कब, 21 साल की उम्र में। सपोर्ट किया बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन दत्ता को, जिन्होंने, याद कीजिए, नील दर्पण को ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में। और प्रमोटेड यूनिवर्सल एजुकेशन और संस्कृत कॉलेज खोला लोअर कास्ट के लिए भी। स्टेब्लिश किया 20 से ज्यादा मॉडल स्कूल, रिवाइज किया एग्जाम पैटर्न, इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस, साथ में सिंप्लीफाई किया बंगाली अल्फाबेट को, ऑथर किया बोनो परिचय लर्निंग बंगाली, है ना, बंगाली सीखने के लिए। की फिगर इन बंगाल रिनेंस, रोट न्यूमरस बुक ऑन बंगाल हिस्ट्री और लिटरेचर। सोशल इन्फॉर्मर भी रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द विडो रीमैरिज एक्ट का 1856 में, इन्हीं की वजह से, है ना, ये पास हुआ था 1856 में। एडवोकेट किया वुमेन्स एजुकेशन, फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और पुलिन ब्राह्मिकर पॉलीगामी। और ऑथर्ड वर्क ऑन द सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग विधो विवाह, अभी हमने देखा था, बहु विवाह और बाल्य विवाह, इन सब पे उन्होंने, है ना, पुरजोर लिखा था, बोला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, सबसे पहले कौन सा है, ओल्डेस्ट है मद्रास रेजिमेंट, 1750s में ही बन गया था। ओके, मद्रास रेजिमेंट, देखो ध्यान से, 1750s as a unit of British East India Company. The regiment took part in the numerous campaigns with the British Indian Army and the post-independence Indian Army. Which one of the following is the famous novel written in 1869 by नाजिर अहमद? तो इन्होंने लिखा था मिरत उल उरुस, जिसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद क्या होता है, दी मिरर ब्राइब, ऐसा करके। इसको हमने पहले भी देख लिया है किसी क्वेश्चन में, किसी कोर्स में, आई थिंक, ठीक है, हाँ, आर्ट एंड कल्चर वाले कोर्स में देखा था कंप्लीट, वो 15 लेक्चर में, है ना, करीब 4-5 घंटे में पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज किया है, और सारे क्वेश्चन जो भी पूछे किया है, तो चेकआउट करना ना भूले। ब्राइड्स मिरर इसका नाम है, मतलब ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो ये होता है। एक फेमस नॉवेल है रिटन बाय नाजिर अहमद का 1869 में, कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल इन उर्दू लैंग्वेज, ध्यान रहेगा इतना, गुड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस दैट क्रिटिक्ड द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट किस पे, पुअर पे क्या पड़ा, उसको बहुत ही क्रिटिकली वे में एनालाइज किया, किसने, चार्ल्स डिकेंस ने, किस बुक में, तो उसका नाम था हार्ड टाइम्स, किसमें, हार्ड टाइम्स में। देखो ध्यान से, हार्ड टाइम्स एक नॉवेल है बाय चार्ल्स डिकेंस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1854। ध्यान क्या रखना है, क्या नाम है बुक का, किसने किया, कब किया और किसके बारे में। नॉवेल एक्सप्लोर करता है सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक जी एसोसिएटेड थे, पूर्ण सार्वजनिक सभा से 1870 में बनी थी, एज ऑफ कंसेंट बिल से 1891 में। और गौरक्षिणी सभा, नाम से ही लग रहा है कि गौ की मतलब गाय की रक्षा करना, इससे एसोसिएटेड नहीं थे। आत्मीय सभा तो 1815 में बनी थी, तो ऑब्वियस है वो 1854 में पैदा लिए थे, 1854 में, है ना, बाल गंगाधर जी का जन्म हुआ था, तो ऑब्वियस है इसके पार्ट नहीं हो सकते, तो तीसरा चौथा नहीं होगा। अच्छा देखो, चौथा अगर आपको पता होता है कितना पहले है, और बाल गंगाधर जी तिलक का डेथ हुआ था 1920 में, तो इस कॉमन सेंस के बेसिस पे आप बता सकते हैं। चलो ये इन्फॉर्मेशन मान लो आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना, 1920s नॉन एनसीएम के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से एक फंड भी इकट्ठा हुआ जिसमें करोड़ों रुपए आए थे उनके नाम पे, है ना, मतलब फंड इकट्ठा किया गया था। होपफुली ये सारा कुछ स्टोरी आपको मालूम होगा, तो उसके बेसिस पे भी चौथा कट करो, तो आंसर आ गया, पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा और चौथा गलत है। एकदम डिटेल में क्लियर हो गया क्या? ओके, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल आपको मालूम ही है, 2 बार पढ़ा हमने, एक बार फिर से पढ़ते हैं। Erase the age of consent for sexual intercourse for all girls, whether married या फिर unmarried, from 10 to 12 years, making violation subjected to criminal prosecution as rape.
दिस वाज इंट्रोड्यूस एज अ बिल ऑन 9 जनवरी 1891 जिसके द्वारा सर एंड्रूस स्कोबल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ, कलकत्ता में। इट वाज प्रॉम्प्ट बाय द केस ऑफ एन 11-year-old बंगाली गर्ल जिनका नाम था फूलमणि दासी, who died due to forceful intercourse by her 35-year-old husband कब 1889 में। ओके, इट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन रिफॉर्मर जैसे कि बहराम जी मालाबारी और वुमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बाल गंगाधर तिलक अपोज द बिल रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना, इन सोशल कस्टम इवन इफ वेल इंटेंशन। ओके, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक अचीव करने के लिए डिजायर्ड गोल। देखो, हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी कब किसके अगेंस्ट में करेंगे? अपने लोगों के खिलाफ करेंगे, इंडियंस के खिलाफ, है ना। अंग्रेज के खिलाफ कभी वो हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अंग्रेजों को क्या पड़ी है ना। तो इसलिए वो हंगर स्ट्राइक अपनों के साथ करेंगे। नेटल इन साउथ अफ्रीका अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं कर सकते, चंपारण भी नहीं, अहमदाबाद में सबसे पहले उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि मिल वर्कर्स जो थे, उसके मालिक जो है, उन्हें वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे जिसको उन्हें नीड थी, तो इसलिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया उनके खिलाफ। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा पहली बार। तो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अ स्ट्राइक बाय मिल वर्कर्स इन Ahmedabad. After 5 days of fasting, the mill owners conceded to the workers' demand, making it a successful tactic for Gandhi. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 की बात किया जाए, ड्यूरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन अहमदाबाद मिल owners and the workers demanded a 50% wage increase due to wartime inflation. Baki he advocated for a 35% wage increase and went on the fast unto death, pressuring the mill owner to refer to matter as to the tribunal. Strike ended at the tribunal awarded 35% wage increase to the workers. Next है क्वेश्चन आपके सामने है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन इन्फ्लुएंस ऑन द वासुदेव बलवंत फड़के। याद कीजिए, अभी हमने इसी सीरीज में पढ़ा था कि एक्सपीरियंसेस ऑफ द डेक्कन फेमाइन ऑफ 1876-77, बिल्कुल उस टाइम पे, है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया इन सारी चीजों को। हिंदू रिवाइवलिज्म थे, बिल्कुल रिवाइव करने की कोशिश किया हिंदुइज्म को। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ से भी क्या हुए थे, नहीं, ये बोला कि मेन इन्फ्लुएंस था, तो हिंदू रिवाइवलिज्म का इन्फ्लुएंस था उनपे, ठीक है क्या। तो इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दिया था दादा भाई नौरोजी साहब ने, उसका भी इन्फ्लुएंस था उनपे, ठीक है। चौथा, रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले। देखो, फुले साहब, ज्योतिबा भाई फुले, क्या, ज्योतिबा फुले, है ना, उन्होंने कितने सारे काम किए, लेकिन वो जो है पीसफुल वे में समाज में, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। लेकिन बी फड़के साहब क्या है, एक मिलिट्री वे में, है ना, आर्म के बेसिस पे रिबेलियन करके चेंजेस समाज में लाना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए चौथा नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है क्या। देखो चौथा, कि फड़के वाज अ रिवोल्यूशनरी हु बिलीव इन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फूले जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे जो बिलीव करते थे पीसफुल चेंज में, ध्यान रहेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया। कम्युनिस्ट लीडर कौन नहीं थे? तो पीसी रॉय साहब कम्युनिस्ट लीडर नहीं थे, तो क्या थे वो एक केमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, और हिस्टोरियन, इंडस्ट्रियल और फिलेंथ्रोपिस्ट थे, ये सारी चीजें थे, लेकिन वो एक कम्युनिस्ट नहीं थे, ध्यान रहेगा इतना। गुड, अब बाकी चीज लोगों के बारे में, जैसे ऐसे दंगे साहब एक मराठी कम्युनिस्ट लीडर थे, हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि बनी थी 1925 में। ओके, मुजफ्फर अहमद वाज अ बंगाली कम्युनिस्ट लीडर हु वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वहीं पे सिंगर वेल्लू की बात किया जाए तो एक तमिल कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला इधर पर्सन है, इधर पॉलिटिकल पार्टी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बनाया? उन्होंने बनाया इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, तो एक का चौथा हो गया। सिकंदर हयात खान, याद कीजिए, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी 1937 में, कहा, पंजाब में, तो ये हो जाएंगे यूनियनिस्ट, मतलब तीसरे का। तो 4-3 किधर है? 4-3 दूसरा ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो फजलुल हक क्या हो गए? वो कनेक्टेड हो गए कृषक प्रजा पार्टी से, और खलीकुज्जमन जो कि है पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाया था उन्होंने, ध्यान रहेगा क्या, ये सारी चीजें डेट भी ध्यान में रखनी है। कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कब? 1940 में। फजलुल हक की बात किया जाए, लीडर थे कृषक प्रजा पार्टी बंगाल के। और सिकंदर हयात बता ही दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में बनाए थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ध्यान रहेगा आपको क्या। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि आसाम कंपनी में कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन टी प्लांटर रिमेन द वर्चुअल प्रोपराइटर ऑफ द टी इंडस्ट्री, कब तक? 1850 तक। 1850s में क्या हुआ? हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने 2 स्मॉल प्रोपराइटरी टी गार्डन लगाया ऑन हिज ओन,
विच वेर कॉन्स्पिकेटेड बाय द स्टेट आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन फॉर ट्रेजन इन 1858, है ना। तो उनको क्या कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेजन कर रहे हैं, है ना, स्टेट से। तो ये थे मनी राम दीवान, है ना। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। ठीक, चलो, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट दिक्कत कोई नहीं होगा। तो आज है कोड आपके लिए कि द ओनली लिमिट यू हैव आर द लिमिट्स यू बिलीव। कहते हैं ना कि आपकी बेड़ियां वही है जो आपको लगती है। अगर जिस दिन आप ये सोच लोगे कि नहीं हमारे पास कोई बेड़ियां ही नहीं है, तो ऑब्वियस है उस दिन कोई बेड़ियां है ना, कोई लिमिट ही नहीं होगा आपको। याद कीजिए, ऐसे एक स्टोरी बचपन में सुना ही होगा आपको, हाथी का। एक हाथी का बच्चा रहता है छोटा सा, उसको क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं उसके पैरों को। ठीक है, उसके पैरों को रस्सी से बांध देते हैं। वो खूब कोशिश करता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन उस रस्सी के टुकड़े को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियस वो बहुत ही छोटा है ना। धीरे 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 उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो उसकी लिमिट हो गई, है ना। फिर वो कभी भी उसको ट्राई ही नहीं करता, बड़ा हो गया पूरा का पूरा, लेकिन वो छोटे से उस रस्सी के टुकड़े से बंधा रहता है और कभी तोड़ता ही नहीं। बाकी लोग देखकर है ना इतना आश्चर्य करते हैं कि अरे इतना बड़ा हाथी है ना, एक छोटे से रस्सी के, पतले से रस्सी के टुकड़े को नहीं तोड़ पाता। एक्चुअल में क्यों नहीं तोड़ पा रहा हो, ऐसा नहीं कि उसमें बल नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा कि उसका जो बिलीव है ना, वो ये मान बैठा है कि नहीं नहीं ये तो मेरे से टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। तो आपको इसी चीज को समझना है कि जो लिमिट लगा के रखा है ना, कल जो चीज आप नहीं कर पाए, अरे भाई वो कल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता था उस टाइम पे आपके अंदर वो सामर्थ्य ना हो। पहली बात तो यही सोचना गलत बात है कि सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? कम से कम ट्राई तो करो। कम से कम ट्राई अगर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा सामर्थ्य है कि नहीं। चलो मान लो कल आपने ट्राई किया, नहीं हुआ आपसे, तो फिर आज ट्राई करने में क्या जाता है? क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है कि आपके अंदर सामर्थ्य ना हो, लेकिन आज तो है ना। तो ये बिलीव अपने अंदर रखो कि आप जब तक अपने आप पे लिमिट नहीं लगाओगे, चीजें आप पर लिमिट नहीं लगेंगी और आप बेहतर कर पाओगे। होपफुली ये कहानी आपको क्लियर हुई और इससे सीख भी मिला क्या करना है क्या नहीं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं तो सोचा था कि पोएम सुना दूंगा आपको एक अच्छा आज, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।